हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम नीरज गौतम है और अब हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करेंगे और गिवन डेटा नोट करेंगे। तो गिवन a hexagonal plane of side 30 mm has a corner in VP। तो हमें क्या गिवन है? हेक्सागोनल प्लेन गिवन है एंड इट्स वन कॉर्नर कहां रखा है? इन VP। The surface of plane is inclined at 45 degree to VP। The inclination of surface is given और VP से एंगल को हम लोग phi से डिनोट करते हैं। तो phi of surface is given as 45 degree and the front view of diagonal passing through the corner is inclined at 60 degree to the HP। ध्यान से पढ़ना, फ्रंट व्यू ऑफ डायगोनल के फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन गिवन है। ओके, फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन, व्यू का जो इंक्लिनेशन होता है वो एपरेंट इंक्लिनेशन होता है। सो फ्रंट व्यू ऑफ डायगोनल इज इंक्लाइंड बोला है, दैट मींस अल्फा गिवन है फॉर डायगोनल पासिंग थ्रू दैट कॉर्नर। DIAG डायगोनल पासिंग थ्रू दैट कॉर्नर, जो भी कॉर्नर हेक्सागोनल सरफेस है इसके पास। तो एक हेक्सागोन के पास 6 कॉर्नर होते हैं, 6 में से कोई एक कॉर्नर हमें VP पे रखना है और उसकी सरफेस को VP से 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। इंक्लाइन करने के बाद में जो भी डायगोनल का फ्रंट व्यू मिल रहा है जो कि उस कॉर्नर से पास होता है जो आपने VP पे रखा है, उसे 60 डिग्री इंक्लाइन करना है टू दी XY और टू दी HP। ओके, फ्रंट व्यू का एंगल दैट इज एंगल विद HP होता है। ठीक है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स हमें गिवन है। द साइड लेंथ ऑफ हेक्सागोनल प्लेन इज 30 mm। कितनी है? 30 mm है। दोस्तों, प्लेन्स के क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करें तो ये बात नोट करें कि कोई एज या कॉर्नर किस प्लेन पर गिवन है और प्लेन की सरफेस का एंगल किस रेफरेंस प्लेन से गिवन है। जिस भी रेफरेंस प्लेन से प्लेन की सरफेस का एंगल गिवन हो, एज्यूम करें कि इनिशियल स्टेज में आपका गिवन प्लेन उस रेफरेंस प्लेन के पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू VP। 45 डिग्री टू VP सरफेस का इंक्लिनेशन गिवन है, जो कि हमने यहां नोट भी किया है। ठीक है, और अगर सरफेस का इंक्लिनेशन VP से गिवन है तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग एज्यूम करेंगे कि आपका हेक्सागोनल प्लेन जो है वो VP के कैसा है? पैरेलल है। अगर आपने ये एज्यूम किया कि आपका हेक्सागोनल सरफेस पैरेलल टू VP है तो आपको फ्रंट व्यू में एक हेक्सागोन दिखाई देना चाहिए, जो मे बी ऐसा बना सकते हैं आप लोग और मे बी ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, या किसी और ओरिएंटेशन पे भी रख सकते हैं। अब किस तरीके का हेक्सागोन बनाना है? अगर क्वेश्चन में कॉर्नर को इंपॉर्टेंस दी है तो ये ध्यान रखें कि जिस भी कॉर्नर को आप VP पे रखना चाहते हो, उस कॉर्नर और प्लेन के सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने वाली लाइन, या ये कहूं कि उस कॉर्नर से पास होने वाला आपके प्लेन का डायगोनल, वो XY रेफरेंस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना है उसके ट्रू शेप के अंदर। तो जो भी ट्रू शेप हम लोग बनाने वाले हैं उसमें हमें ये कॉर्नर लेफ्ट मोस्ट साइड पे बाहर निकाल कर बनाना है और इस कॉर्नर और सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने वाला लाइन XY रेफरेंस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। जब प्लेन के एज को प्रेफरेंस दिया जाए तो उस केस में प्लेन का जिस एज को आप HP या VP पे रखना चाहते हैं, उस एज को आपको XY लाइन के परपेंडिकुलर बनाना है उसके ट्रू शेप में। रिमेंबर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द ट्रू शेप ऑफ द सरफेस। यहां पर हेक्सागोनल प्लेन का ट्रू शेप क्या है? हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन जिसके ऑल इंटीरियर एंगल्स 120 डिग्री के हैं, सारी साइड्स 30 mm लेंथ की है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्लेन VP के पैरेलल है, क्योंकि VP से सरफेस का एंगल गिवन है। प्लेन अगर VP के पैरेलल एज्यूम करते हैं हम लोग,
तो हमें फ्रंट व्यू में ट्रू शेप ऑफ सरफेस दिखाई देगा, मतलब फ्रंट व्यू हमें एक हेक्सागन दिखाई देगा। एंड कॉर्नर को इंपॉर्टेंस दिया है, तो कॉर्नर और सरफेस से पास होने वाला लाइन, कॉर्नर और सेंट्रॉइड से पास होने वाला लाइन, मतलब उस हेक्सागन का एक डायगोनल हमारे एक्स वाई लाइन के कैसा ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले चलो स्टेज 1 की तैयारी करते हैं। हमारे गणपति बप्पा एक्स वाई रेफरेंस लाइन, एक्स वाई, ठीक है, और हेक्सागोनल प्लेन था साइड 30 mm बनाना है। 30 mm बनाने के लिए और कैसा बनाना है, उसका एक डायगोनल हमें कैसा चाहिए, पैरेलल टू एक्स वाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक कॉर्नर एचपी सॉरी एक कॉर्नर हमें वीपी पर रखना है। तो सबसे पहले एक्स वाई से सफिशिएंट हाइट के ऊपर एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ये लाइन वो है जहां से आपका कॉर्नर पास होता होगा। इसके ऊपर रैंडमली अपना कहीं भी सेंटर ले सकते हैं और 30 mm रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। जितना भी हमारे हेक्सागन का बेस साइड है उतने रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और इस कॉर्नर को रखकर इस कॉर्नर को सेंटर लेकर एक आर्क इस सर्कल पर नीचे, अरे बन जा भाई, वेरी गुड, और एक आर्क इस सर्कल पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। सिमिलरली इसके नेक्स्ट एंड पे रखेंगे यहाँ पे। मेरा मिनिमम रेडियस जो है वो 31 mm का है। आप लोग जो लेंगे रेडियस कितना लेंगे, 30 mm का लेंगे। जितना साइड लेंथ हो उतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। साइड लेंथ यहाँ पे 30 mm की है, तो 30 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। और आप देख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो हमें हमारा हेक्सागोनल प्लेन मिल जाएगा। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 1 अगेन। नेमिंग करने के लिए मेरा जो है नेमिंग पैटर्न, लेफ्ट मोस्ट टॉप कॉर्नर से, तो लेफ्ट मोस्ट साइड में एक ही कॉर्नर है, नेमिंग मैं करता हूं क्लॉकवाइज ऑर्डर में। जब फ्रंट व्यू के अंदर करता हूं तो A1 B1 C1 D1 E1 F1 6 कॉर्नर्स हैं। एज्यूम किया है हमने प्लेन जो है वो वीपी के पैरेलल है, और वो कॉर्नर जिसको हमें वीपी पर रखना है उस कॉर्नर को लेफ्ट मोस्ट साइड में सबसे बाहर निकाल कर ड्रॉ किया है, ठीक है। इस तरीके से कि कॉर्नर और सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने वाला लाइन हमारे एक्स वाई रेफरेंस लाइन के कैसा हो, पैरेलल हो। तो आप देख सकते हैं इस कॉर्नर को बाहर निकाल के बनाने के लिए जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, जिसकी हेल्प से मैंने हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन किया है, उस सर्कल का वो डायमीटर सबसे पहले मार्क किया जो कि एक्स वाई के पैरेलल होना चाहिए। इस तरीके से मेरे कॉर्नर जो है वो आउटसाइड में बाहर निकलकर बन जाएंगे। देख सकते हैं आप कॉर्नर ए और कॉर्नर डी जो है वो दोनों आउटसाइड में है, ठीक है। अब अगर ये प्लेन वीपी के पैरेलल है तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू एचपी होगा। तो इस प्लेन का जो टॉप व्यू मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसके टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। बी और एफ के प्रोजेक्टर सेम लाइन पर आएंगे, सी और ई के प्रोजेक्टर्स भी सेम लाइन पर आएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ड्रॉ करते समय हमने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है, ठीक है। यह देख सकते हैं टॉप व्यू ऑफ दिस प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑन एक्स वाई, क्योंकि उन्होंने बोला है कॉर्नर इन वीपी है। कॉर्नर को वीपी में रखते हुए अगर प्लेन को वीपी के पैरेलल बनाऊंगा तो पूरा की पूरा प्लेन कहां चले जाएगा,
वीपी में चले जाएगा, और अगर पूरी सरफेस वीपी में है तो सरफेस के 6 के 6 पॉइंट जो है उनके टॉप व्यू का प्रोजेक्शन एक्स वाई रेफरेंस लाइन पर आएगा। तो 6 के 6 एंड पॉइंट्स का प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन पर आएगा। ए, बी, एफ, सी, ई और डी, ये 6 पॉइंट्स हमारे मार्क कर लिए। टॉप व्यू में नेमिंग कर देते। फर्स्ट स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं तो A1, B1, F1, C1, E1, D1। ठीक है, ऊपर से देखने पे B पहले दिखेगा और F बाद में दिखेगा, तो B पहले लिखा है, F बाद में लिखा है। ठीक है, इधर भी C पहले दिखेगा और C के बाद में आपकी नजरें E पर पड़ेगी, तो C के पीछे ही E हाइड हो चुका है, तो C1 पहले है और E1 आपके विजन के नेक्स्ट पॉइंट पर दिखाई देता है। ठीक है, नाउ उन्होंने कहा है कि सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी। तो दोस्तों याद रखना कि ऑलवेज फर्स्ट इंक्लिनेशन आपको सरफेस को देना है। सरफेस भगवान होती है, पहला चढ़ावा भगवान का। ठीक है, तो सरफेस का इंक्लिनेशन उसके लाइन व्यू में दिखाई देता है। यहां देख सकते हैं ये वाला जो शेप बनाया हमने वीपी के पैरेलल अज्यूम किया, तो ये जो शेप है वो ट्रू शेप ऑफ हेक्सागन है, जो 30 mm साइड लेंथ का हेक्सागन दिखाई दे रहा है, और इसका अपोजिट व्यू जो भी है वो लाइन व्यू है। लाइन व्यू मतलब स्ट्रेट लाइन व्यू है। प्लेन जिस भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिस भी रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस रेफरेंस प्लेन में उसका लाइन व्यू मिलता है। हमने अज्यूम किया है प्लेन इज पैरेलल टू वीपी, तो डेफिनेटली ये प्लेन जो है वो एचपी के परपेंडिकुलर है। एचपी के परपेंडिकुलर है तो टॉप व्यू में स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और फ्रंट व्यू में इसकी सरफेस का ट्रू शेप हमें दिखाई दे रहा है। नाउ जो भी एंगल बोला है उतने एंगल पे टॉप व्यू में इंक्लाइन करना है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा जो भी टॉप व्यू है हमारे टॉप व्यू में हमें लाइन व्यू को इंक्लाइन करना है, और लाइन व्यू में एक कॉर्नर से ए कॉर्नर, मैंने कहा जो कॉर्नर को आप वीपी पे रखना चाहते हो उस कॉर्नर को सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में बनाकर रखो। तो ए वो कॉर्नर है जिसे मैं वीपी पे रखना चाहता हूं। मतलब ए पॉइंट का जो टॉप व्यू है नेक्स्ट स्टेज में भी कहाँ आना चाहिए, एक्स वाई लाइन पे आना चाहिए। तो ए पॉइंट का टॉप व्यू मैं इस एक्स वाई लाइन पे मार्क कर लेता हूँ। सेकंड स्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ तो सबस्क्रिप्ट A2 से नेम कर देता हूँ। अब मैं 45 डिग्री अपनी सरफेस को इंक्लाइन करने जा रहा हूँ। सरफेस का एंगल उसके लाइन व्यू में दिखाई देता है। लेफ्ट टू राइट 45 डिग्री का इंक्लिनेशन लूंगा मैं। ठीक है, 135 फ्रॉम क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री का है। तो यहाँ से 45 डिग्री के एंगल के ऊपर मैंने ये लाइन प्लॉट कर ली। ठीक है, तो मेरा लाइन व्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेज में 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन हो गया है। अब सेम लेंथ के साथ में मैं लाइन व्यू को रिप्रोड्यूस करूंगा। तो सेम लेंथ बोले तो मैं अगेन सेंटर ऑफ रोटेशन ए को लूंगा, और मेरा ये जो भी लाइन व्यू है उसका लेंथ मेजर करूंगा, ये डी पॉइंट तक आएगा। ठीक है, थोड़ा सा खींच के आप AD1 मेजर किया है मैंने, और AD1 को यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, AD1 को मार्क करना है, तो ये AD1 मार्क किया, तो ये मेरा पॉइंट D1 आ गया। इसके आगे का लाइन मेरे किसी काम का नहीं, मैं इरेज कर देता हूँ। तो दिस पॉइंट इज D1। नेक्स्ट स्टेज में इसको नाम दे सकते हैं अपन D2। ठीक है, ध्यान रखना लाइन व्यू को ऑलवेज सरफेस के बराबर इंक्लाइन करना है, और पहला इंक्लिनेशन ऑलवेज किसको देना है, सरफेस को देना है। ठीक है, ये AC1E1 मार्क किया, और मुझे पता है जितना AC1E1 का डिस्टेंस A से है उतना ही B1F1 का डिस्टेंस D से रहेगा। ठीक है, तो मैं इसकी हेल्प से ये ले लेता हूं, क्योंकि मेरा कंपास जो है वो 3 सेंटीमीटर से
छोटा आर्क ड्रॉ नहीं कर सकता, उसका लीस्ट काउंट 3 सेंटीमीटर है, नॉट लीस्ट काउंट, उसका मिनिमम रेंज जो है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर नहीं 30 mm है, 30 mm, ठीक है। तो खैर वो मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए आपका कंपास 0 डिग्री 0 mm तक मेजर कर सकता है, B2 F2 B2 F2 एंड C1 E1, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ मार्क कर लिए। अब इस नए व्यू में भी प्रोजेक्टर्स, ए से प्रोजेक्टर्स वर्टिकली, बी के प्रोजेक्टर पे ही टॉप व्यू के प्रोजेक्टर पे उसका फ्रंट व्यू मिलना चाहिए, सी के टॉप व्यू के प्रोजेक्टर पे उसका फ्रंट व्यू मिलना चाहिए, और डी के टॉप व्यू के प्रोजेक्टर पे उसका फ्रंट व्यू मिलना चाहिए। अब दोस्तों जब मैंने सरफेस को इंक्लाइन किया है वीपी से, तो इसके पॉइंट्स का एचपी से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब इंक्लिनेशन से पहले ए जितनी हाइट पर था उतनी ही हाइट पर इंक्लिनेशन के बाद में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ए पॉइंट का जो लोकस है वो सेम लोकस के ऊपर मुझे ए का नया फ्रंट व्यू भी मिलना चाहिए, ई और एफ भी सेम हाइट पर होंगे इंक्लिनेशन के बाद, बी और सी भी सेम हाइट पर होंगे इंक्लिनेशन के बाद। यहां देख सकते हैं A2 के प्रोजेक्टर के ऊपर नया A2 मिलेगा, नया A2 मिलेगा फ्रंट व्यू के अंदर A2 डैश। सिमिलरली B2 के प्रोजेक्टर के ऊपर और B1 के लोकस के ऊपर मुझे नया B2 डैश मिलेगा, नया C1 डैश। C1 के प्रोजेक्टर और C1 के लोकस के इंटरसेक्शन पे मुझे C2 की नई लोकेशन मिलेगी। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर सारे पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे प्रोजेक्टर्स और लोकस के इंटरसेक्शंस पे मार्क करते जा रहे हैं। फ्रंट व्यू के पॉइंट्स पे डैश लगाना ना भूलें, E1 डैश, और ये आ गया आपका F2 डैश, E1 नहीं है E2 है, ठीक है। और इन सारे नए प्रोजेक्टेड पॉइंट्स को अगर उसी सीक्वेंस में ज्वाइन करते हैं जिस सीक्वेंस में एक्चुअल प्लेन पे अवेलेबल है, दैट मींस कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, तो हमें हमारी हेक्सागोनल सरफेस का वो व्यू फ्रंट व्यू मिलेगा जबकि वो बीपी से 45 डिग्री इंक्लाइन होती है। और देख सकते हैं जो नया शेप आया है वो एपरेंट शेप है, ये शेप थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। एक्चुअल 30 mm साइड लेंथ अब यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल और 30 mm लॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो हमने जब सरफेस को वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइन किया तब उसके फ्रंट व्यू के डायमेंशंस चेंज हो गए, और जो भी डायमेंशंस हमें दिखाई दे रहे हैं वो एपरेंट डायमेंशन है। दिस इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस इज 45 डिग्री। नाउ सेकंड क्लॉज उन्होंने हमें दिया है कि फ्रंट व्यू ऑफ डायगोनल पासिंग थ्रू दैट कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर वीपी पे है, वो कॉर्नर वीपी पे है जिसका टॉप व्यू अभी भी एक्स वाई लाइन पे दिख रहा है। ए कॉर्नर वो है जो कि वीपी में है, उसका टॉप व्यू अभी भी एक्स वाई लाइन पर दिखाई दे रहा है। तो ए पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल कौन है, वो डायगोनल जो ए पॉइंट से पास हो रहा है, एडी। एडी वो डायगोनल है जो कि ए पॉइंट से पास हो रहा है। ये डायगोनल का जो भी फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है वो एपरेंट लेंथ का दिखाई दे रहा है। दोस्तों देख सकते हो जैसे ही सरफेस को मैंने इंक्लाइन किया वीपी से, तो डायगोनल एडी भी वीपी से 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर चले गया। अगर एक लाइन वीपी से इंक्लाइन हो चुकी है तो उस लाइन का फ्रंट व्यू की एपरेंट लेंथ दिखाएगा। तो यहाँ पे जो डायगोनल एडी दिखाई दे रहा है आपको वो उस एडी की एपरेंट लेंथ है, और इसीलिए क्वेश्चन में सामने वाले ने साफ साफ बोला है कि फ्रंट व्यू ऑफ डायगोनल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। जो भी ये फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा है, छोटी लेंथ का A2 D2 डैश दिखाई दे रहा है, वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है ना। एक्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ दिस डायगोनल विद एचपी कितना है वो हमें नहीं पता है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इस डायगोनल को एक्चुअली उतना इंक्लाइन किया गया है जितना इंक्लाइन करने पर इस डायगोनल का फ्रंट व्यू एक्स वाई से 60 डिग्री इंक्लाइन दिखाई दे, ठीक है। तो अभी सिंपली एक चीज हमेशा नोट करना, अगर सेकेंड इंक्लिनेशन में आपको व्यू का इंक्लिनेशन दे रखा है
एपरेंट इंक्लिनेशन दे रखा है और आपको फर्स्ट इंक्लिनेशन देने के बाद, पहला इंक्लिनेशन देने के बाद जिस भी लाइन को सेकंड इंक्लाइन करना है उस लाइन का एपरेंट लेंथ दिखाई दे रहा है, तो इंक्लिनेशन भी एपरेंट है, लेंथ भी एपरेंट है। अगर ऐसा है तो डायरेक्टली जो भी आपका व्यू है उसको जितना एंगल बोला उतना एंगल पे रोटेट कर दो। या कितना बोला है, 60 डिग्री, तो ये A2D2 जो है उसको 60 डिग्री पे रोटेट करके इसी सेम शेप को, इसी सेम व्यू को वापस से रीड्रॉ कर लो। ठीक है, अब रीड्रॉ कैसे करना है वो देखते हैं, और किसको एंगल देना है, डायगोनल D2 को एंगल देना है। तो सबसे पहले हमारा कंपास, ठीक है, और सफिशिएंट हाइट पर, एक्स वाई से सफिशिएंट हाइट पर रखेंगे हम लोग। ठीक है, और कितना डिग्री का एंगल चाहिए, 60 डिग्री का एंगल चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन से पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। सिक्सटी डिग्री के एंगल पर एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो डायगोनल है हमारा, इस डायगोनल को हमें 60 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। यहाँ से AD2 मेजर करते हैं, AD2, और ये AD2 का जो भी मेजरमेंट आता है, तो कलर चेंज करता हूँ मैं। के लिए आसान रहेगा, मेरे लिए क्वाइट डिफिकल्ट है। छोटा सा डिस्टेंस है। लेट, ये मैंने ए एज्यूम कर लिया यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ए पॉइंट हो गया। तो ए थर्ड स्टेज बना रहे हैं, A3 ये फाइनल स्टेज है। तो आप बिना सबस्क्रिप्ट के भी नेमिंग कर सकते हैं। से ए फाइनली यहाँ पर मिलेगा मुझे, मैंने अज्यूम कर लिया। HP से कोई भी डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि ए किसी पर्टिकुलर हाइट पर मेंशन करना है। फ्रंट व्यू है तो डैश जरूर लगाना है बस। ठीक है, ओ हो, थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं। हम्म, A2D2 मार्क किया, D डैश फाइनली। सो ये हमारा AD के साथ साथ फिगर पूरा 60 डिग्री पे रोटेट हो गया। AD, ठीक है, AD, AD अगर मैंने A से D को लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ रोटेट किया है, तो ये B भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो B यहाँ आना चाहिए, E यहाँ ना आना चाहिए, E यहाँ आना चाहिए, और F यहाँ आना चाहिए। ठीक है, जब भी आप फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसके डायमेंशन चेंज नहीं होंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ए से बी का जो डिस्टेंस इस फिगर में दिखाई दे रहा है वही डिस्टेंस ए से बी का इस फिगर में भी होगा। तो ए बी का एक आर्क कट करना है, और डी से बी का जो डिस्टेंस यहां पर दिखाई दे रहा है वही डिस्टेंस डी से बी का यहां पर भी होगा। तो एक डी बी का आर्क कट करना है। दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर मुझे बी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा फिगर रीड्रॉ करना है। डिस्टेंसेस एज वेल एज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स चेंज नहीं होगा। जो इंक्लिनेशन ए और ए बी और एफ के बीच में यहां है वही ए बी और ए एफ के बीच में यहां पर है। जो इंक्लिनेशन, जो एंगल ए बी और बी सी के बीच में यहां पर है वही इंक्लिनेशन ए बी और बी सी के बीच में यहां पर भी होगा।
ठीक है, तो रीड्रॉ आप अपने स्वविवेक से करें। नेमिंग कर देता हूं मैं, नए नेम्स कुछ इस तरीके से, बी यहां पर आ जाएगा, फ्रंट व्यू है तो डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग की है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में नेमिंग है। ये बेनिफिट है कि अगर हम एक सीक्वेंस में नेमिंग करते हैं तो हमें प्रिडिक्ट करने में आसान रहता है कि हमारा कौन सा पॉइंट रोटेट होने के पास बाद किस लोकेशन पर पहुंचेगा। ठीक है, अब ए बी सी डी ई एफ ये नया ओरिएंटेशन के साथ मार्क कर लिया, और उन्होंने कहा था फ्रंट व्यू ऑफ डायगोनल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। तो डायगोनल ए डी का जो भी फ्रंट व्यू है ए डैश डी डैश वो 60 डिग्री से रोटेट हो चुका है, तो यहाँ पे 60 डिग्री मेंशन कर देते हैं। नाउ अगेन टॉप व्यू बनाने के लिए हमें पता है कि बी डैश अगर फ्रंट व्यू है मेरे पॉइंट का, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग टॉप व्यू बी इसी के प्रोजेक्टर पे मिलना चाहिएगा। ए का टॉप व्यू ए डैश के प्रोजेक्टर पे आएगा, सी का टॉप व्यू सी डैश के प्रोजेक्टर पे आएगा। All projectors are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection, that is perpendicular to the xy line. D dash का प्रोजेक्टर, E dash का प्रोजेक्टर एंड F dash का प्रोजेक्टर। अब जब इसके डायगोनल को हमने HP से 60 डिग्री रोटेट किया है, या इतना रोटेट किया है कि उस डायगोनल का फ्रंट व्यू XY से 60 डिग्री इंक्लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये मानिए कि आपने जब इसके डायगोनल को HP से इंक्लाइन किया, जब इसके डायगोनल को HP से इंक्लाइन किया तो उसका VP से एंगल चेंज नहीं किया। अगर सिस्टम का या फिगर का VP से इंक्लिनेशन चेंज नहीं हुआ है, तभी आपका फ्रंट व्यू में डायमेंशन चेंज नहीं हुए, फ्रंट व्यू सेम डायमेंशंस के दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि आपने वीपी से एंगल चेंज नहीं किया है, तो फर्स्ट इंक्लिनेशन जो 45 डिग्री का एंगल दिया था, फर्स्ट इंक्लिनेशन देने के बाद बी पॉइंट वीपी से जितना आगे चले गया था उतना ही आगे वो नए इंक्लिनेशन पे भी रहेगा। दैट मींस बी पॉइंट का वीपी से डिस्टेंस, ये जो टॉप व्यू में पॉइंट्स के डिस्टेंसेस हैं, वीपी से डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट का टॉप व्यू उसी के लोकस के ऊपर मिलना चाहिए, अगेन वो एक्स वाई लाइन पर ही मिलेगा। तो टॉप व्यू में मैं फाइनली ए पॉइंट का टॉप व्यू मार्क कर लेता हूं, ए पॉइंट का टॉप व्यू मार्क कर लेता हूं। कहां पर आएगा वो? एक्स वाई लाइन पर आएगा। दिस इज टॉप व्यू ऑफ ए। सिमिलरली बी पॉइंट जो है टॉप व्यू में, वो बी के लोकस पर आना चाहिए, और बी का लोकस 4H पेंसिल से जस्ट विजिबल। सिमिलरली सी का लोकस और डी का लोकस मैं मार्क कर लेता हूं, और अब प्रोजेक्शंस भी मार्क कर सकते हैं। बी डैश के प्रोजेक्टर और बी के लोकस के इंटरसेक्शन पे मुझे बी का फाइनल टॉप व्यू मिलेगा। सी के प्रोजेक्टर और सी के लोकस के ऊपर सी का फाइनल टॉप व्यू मिलेगा। डी के प्रोजेक्टर और डी के लोकस के ऊपर इंटरसेक्शन पे मुझे डी का फाइनल टॉप व्यू मिलेगा, और ई के लोकस और ई के प्रोजेक्टर के ऊपर मुझे ई का फाइनल टॉप व्यू मिलेगा। सिमिलरली एफ का प्रोजेक्टर और एफ का लोकस जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे एफ पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू मिलेगा। सारे पॉइंट्स के फाइनल टॉप व्यू आ गए हैं हमारे पास, उनको उसी सीक्वेंस में कनेक्ट कर देते हैं जिस सीक्वेंस में वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है। ए बी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, बी सी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, सी डी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, डी ई इज कनेक्टेड लाइन बाय स्ट्रेट लाइन, ई एफ कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, एफ ए इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और जो लास्ट में दो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो गिवन ओरिएंटेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मींस सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी, वन डायगोनल इन फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दी एचपी, और इसका एक एंड पॉइंट ए कहां पर रखा हुआ है? वीपी में रखा हुआ है। देख सकते हैं ए पॉइंट अगर वीपी में है तो उसका टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे मिलना चाहिए, मिल रहा है। ठीक है, अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डायगोनल एडी का एचपी के साथ ट्रू इंक्लिनेशन कितना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम डायगोनल एडी का एचपी से ट्रू इंक्लिनेशन कैलकुलेट करने के लिए, एचपी से ट्रू एंगल जो है वो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो ए डैश और डी डैश हमारे पास अवेलेबल है, डायगोनल एडी का फाइनल फ्रंट व्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन है।
सबसे पहले मैं लोकस ऑफ डी डैश बनाता हूं और जो भी एडी की ट्रू लेंथ है वो ट्रू लेंथ इन दोनों लोकस के बीच में मार्क करता हूं और एडी की ट्रू लेंथ मुझे मिल जाएगी मेरे फर्स्ट स्टेज में जो मैंने ट्रू शेप बना के रखा है वहां से। तो यहां से मैं ए डी की ट्रू लेंथ ले लेता हूं, ये ए डी की ट्रू लेंथ है और ए डी की ट्रू लेंथ उठाकर मैं इस दोनों ए डैश के और डी डैश के लोकस के बीच में मार्क कर देता हूं। ये अभी इस क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछता है तो हम बता सकते हैं डी वन डैश और ये डी वन डैश ए डैश, नॉट डी वन डैश, तो कुछ और नाम दे दो क्योंकि वन पहले ही दे चुके हैं। डी डैश, डी थ्री डैश, डी थ्री डैश, और ये जो ब्लू लाइन बनाई है वो ट्रू लेंथ ऑफ डायगोनल रिप्रेजेंट कर रही है जो कि ए वन डी वन से आएगा क्योंकि ट्रू शेप में सारी लेंस ट्रू दिखाई देंगी। और ये ट्रू लेंथ एक्स वाई से जो भी एंगल बना रहा है, एक्स वाई से जो एंगल बना रहा है, ध्यान रखना ये जो ग्रीन लाइन प्लॉट करेगी उससे एंगल बना रहा है, दिस इज द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ डायगोनल ए डी विथ एच पी। तो एच पी से एंगल को थीटा बोलते हैं, ट्रू एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, और किसका है, ए डी का है। थीटा ऑफ ए डी इतना है, मैं यहाँ देख लेता हूँ कि कितना है, तो आप लोग भी अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपने सही ड्रॉ किया है या नहीं। 43 डिग्री, 40 डिग्री अराउंड आ रहा है। तो थीटा ऑफ डायगोनल ए डी विथ एच पी कितना है, 40 डिग्री। मतलब सरफेस को वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइन किया और वो कॉर्नर जो कि आपने वीपी पे रखा है ए, उससे पास होने वाला डायगोनल एक्चुअल में एचपी से 40 डिग्री इंक्लाइन किया, तब जाकर आपको उस डायगोनल का फ्रंट व्यू जो है वो 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से फाइनली हमने बना लिया। थोड़ा अच्छे से बनाना, क्लियरिटी होनी चाहिए हर व्यू की। प्रोजेक्टर्स 4H पेंसिल से जस्ट विजिबल एंड लोकस भी सारे जो बना रहे हैं वो 4H पेंसिल से जस्ट विजिबल। ये जो सर्कल आप बना रहे हैं ये भी 4H पेंसिल से जस्ट विजिबल, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये आपके फिगर का फाइनल आंसर नहीं है। ध्यान रखें, सिर्फ जो हेक्सागन और उसका लाइन व्यू और जो इंक्लिनेशन देने के बाद जो एप्रन शेप बना है और लाइन व्यू बना है, ये सब हमें किससे बनाना है, एच पेंसिल से क्लियरली विजिबल बनाना है। डायमेंशनिंग लास्ट में लिखना पड़ेगी मुझे कि जो हेक्सागन बनाया है मैंने, इसका बेस साइड कितना है, तो इसकी डायमेंशंस एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एरो लगाकर सिंपली 30 mm लिख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेगुलर हेक्सागन्स के आते हैं। अदरवाइज HEX 30 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये रेगुलर हेक्सागन है 30 mm साइड का, या सिंपली 30 mm भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।